हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज का टॉपिक है लैटिस एनर्जी एंड टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी बाय बॉन्ड हेबर साइकिल। हमने आइट्रेशन एनर्जी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं लैटिस एनर्जी की, लैटिस एंथैल्पी की। क्या होती है देखते हैं। सपोज टू बी हमें 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाना है, ठीक है। अब ये किससे बनाना है? Na प्लस गैशियस प्लस Cl माइनस गैशियस से। तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि कैटायन था, एनायन था, पास पास आए, तो क्या होगा? उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज आयंस हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आते ही क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब भी अट्रैक्शन आएगा तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी पूरी की पूरी रिलीज होगी। तो इस केस में आपको, अगर मैं एंथैल्पी के टर्म्स में बात करूं, लैटिस एंथैल्पी की बात करूं, क्या एंथैल्पी इन्वॉल्व हुई इस प्रोसेस में, तो डेफिनेटली एंथैल्पी कम होगी, मतलब हीट कंटेंट फाइनल सिस्टम का कम होगा और एनर्जी रिलीज होगी और ये नेगेटिव आएगा। क्लियर है? और अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो वो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? तो अगर हम ये कहें कि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड अगर हमें बनाना है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड हमें बनाना है इन सॉलिड स्टेट, डेफिनेटली जब इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगे Na प्लस गैशियस और Cl माइनस गैशियस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगे अपोजिटली चार्ज आयंस में, तो क्या होगा? एक क्रिस्टल लैटिस बनेगा। क्रिस्टल लैटिस, सॉलिड स्टेट, 12th स्टैंडर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। लैटिस क्या होता है? एक रिपीटिंग 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट एटम्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का। क्यों हम अगर NaCl की बात करें तो NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मतलब एक Na प्लस 6 Cl माइनस से घिरा हुआ है और एक Cl माइनस 6 Na प्लस से घिरा हुआ है। स्पेशली इसमें अगर हम बात करें तो 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3D अरेंजमेंट है एटम्स का, आयंस का, Na प्लस और Cl माइनस का 3D अरेंजमेंट है, और जो बहुत लॉन्ग रेंज तक चलेगा। इसका मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज है, यूनिफॉर्म है, रेगुलर है। तो रेगुलर रिपीटिंग 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स in a structure is known as lattice। तो वो लैटिस क्रिस्टल लैटिस, और वो क्रिस्टल लैटिस बनाने में, उसका 1 मोल बनाने में, उस सॉलिड स्टेट में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे, तो 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाने में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज लैटिस एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ solid ionic compound is formed in a crystal lattice from its constituent gaseous cation and anion is known as lattice energy। इसका जस्ट अपोजिट भी हम बोल सकते हैं कि NaCl सॉलिड है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड, ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड उसके लैटिस को ब्रेक करने में। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायन एंड एनायन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है। Is it clear? So what is the enthalpy involved in this process? Positive. What is the enthalpy involved in this process? Negative, because it's an exothermic process and it's an endothermic process। दोनों लैटिस एंथैल्पी को ही बता रहे हैं, लैटिस एनर्जी को ही बता रहे हैं। Is it clear? यहां तक समझ में आया? लैटिस एनर्जी किससे, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एनर्जी है टर्म, ठीक है, तो K Q1 Q2 by R, so proportionality constant charge on cation into charge on anion upon radius। what is R naught? as interionic distance। ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ठीक है, ये पास पास, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, इस इंटरआयनिक डिस्टेंस को R नॉट कहते हैं। R नॉट इज इंटरआयनिक डिस्टेंस। इस इंटरआयनिक डिस्टेंस को क्या कहते हैं? R नॉट कहते हैं। ये जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। व्हाट इज चार्ज ऑन कैटायन? इज मैग्नीट्यूड ऑन कैटायन। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन इज चार्ज ऑन कैटायन। हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, 1 है, 2 है, 3 है। व्हाट इज चार्ज ऑन एनायन? मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे, चार्ज ऑन एनायन, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड के, सॉरी, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन के लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरआयनिक डिस्टेंस। दिस शुड बी रिमेंबर्ड।
क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसे ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मेडुलम कांस्टेंट भी बोलते हैं, ए में इन्वॉल्व होता है। मेडुलम कांस्टेंट क्या बताता है कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, कितने स्ट्रांगली Na+ और Cl- आपस में जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी, उस लैटिस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मोर दिस इज पैकिंग, डिपेंड्स ऑन पैकिंग, हाउ एफिशिएंट द पैकिंग। पैकिंग जितनी स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, पैकिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहां तक ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, दैट इज चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन मींस चार्ज ऑन आयंस, साइज ऑफ आयंस एंड पैकिंग फैक्टर, दैट इज डेटा बेस्ड, वी डोंट नो। सो दो फैक्टर्स तो हमारे हाथ में है, चार्ज देखना और साइज देखना। तो लिखें factors affecting lattice energy. Factors affecting lattice energy. First, charge on ions. Next, size of ions. Third, packing factor, that depends on, that depends on how closely opposite ions attracted towards each other by strong electrostatic force of attraction to form the crystal lattice. वो crystal lattice कैसे बना है? 3D अरेंजमेंट कराया आपने कैटायन एनायन का by strong electrostatic force of attraction, और वो ऑर्डर्ड है, रेगुलर है और लॉन्ग रेंज तक है कि इसके बाद ये आएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद वापस ए। तो ये हमें पता है कि एबीसी 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 जाता जाएगा, ए के बाद बी, बी के बाद ए। ए कितने बी से गिरा हुआ है? जैसे Na+ 6 Cl- से गिरा हुआ है, और एक Cl- कितने से गिरा हुआ है? 6 Na+ से, क्योंकि 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है NaCl में। क्लियर है? तो चार्ज ऑन आयंस, साइज ऑफ आयंस, पैकिंग फैक्टर, जितना ज्यादा चार्ज, लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला भी लिख लें, जितना इस R0 को आप ये भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, दैट इज इंटरआयनिक डिस्टेंस, इंटरआयनिक डिस्टेंस। क्लियर है? अब लैटिस एनर्जी में कैसे कंपेयर करेंगे देखें, LiF, NaF, KF, रुबिडियम F, सीजियम F। आप देखिए फ्लोराइड, फ्लोराइड कांस्टेंट है, -1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये पता करना है कि F तो कांस्टेंट है, साइज बढ़ता जा रहा है नीचे जाने पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ रही है, इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ते लैटिस एनर्जी घट जाएगी, घट जाएगी तो LiF की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम? लैटिस एनर्जी। क्लियर है? इसी तरीके से देखें NaF, जस्ट अ मिनट, हम बात करेंगे LiF, Li2O, Li3N। बताएं, लिथियम प्लस कांस्टेंट है सब में, F- लिथियम प्लस O2- लिथियम प्लस N3-। इज इट क्लियर? अब फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्राइड में साइज की सबसे ज्यादा किसकी होती है? नाइट्राइड की। कैसे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, याद आया कुछ? प्रोटॉन कितने हैं? 7 8 9, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 10 10, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएंगे, नाइट्राइड का साइज सबसे ज्यादा होगा तो यहाँ इंटरआयनिक डिस्टेंस सबसे ज्यादा, लैटिस एनर्जी सबसे कम, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया यहां तक? क्लियर है? नेक्स्ट, MgO, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरिलियम ऑक्साइड नहीं लिया है, वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है,
बेरिलियम के जो ऑक्साइड, बेरिलियम के अधिकतर कंपाउंड्स, सारे ही कंपाउंड्स क्या होता है, कोवेलेंट होते हैं, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, क्योंकि Be2+ की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। आगे पढ़ेंगे फजान में बहुत अच्छे से। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम O2- इज कांस्टेंट, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+, बैरियम 2+। नीचे जाने पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ जाएगी, सेम लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ही है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो सब सेम हो गए। अच्छा, इसमें एक और बात, ये ऑर्डर होगा क्या? ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, इससे तो आप ये ऑर्डर लाएंगे, देखें LiF और LiF, Li2O, Li3n। अगर मैं चार्ज की बात करूं बेटा, क्योंकि अभी तक मैंने सारे एग्जांपल सिर्फ इंटरआयनिक डिस्टेंस पे ही कराए, Li+ N3-, चार्ज कितना है, 1:1, चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन आयन, 1:2, 1:3। तो यहाँ पे चार्ज, तो चार्ज फैक्टर से देखें तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा आनी चाहिए, और अगर इंटरआयनिक डिस्टेंस फैक्टर से देखें तो ये इंटरआयनिक डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा आनी चाहिए। विच फैक्टर इज डोमिनेटिंग? रिमेंबर इट, चार्ज फैक्टर इज डोमिनेटिंग ओवर साइज फैक्टर, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा जो मैंने पहले लिखाया था, ये आंसर नहीं है, आंसर आएगा ये। इज इट क्लियर? लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये आएगा, बिकॉज यहाँ पे चार्ज 1:3, चार्ज फैक्टर इज डोमिनेटिंग ओवर साइज, साइज भी ज्यादा है, चार्ज भी ज्यादा है, किसको प्रेफरेंस देंगे? चार्ज को। क्लियर है? नेक्स्ट, यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, KF, KCl, KBr, KI। इसमें देखें K+, कांस्टेंट है, F-, Cl-, Br-, I-, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि +1 - 1, +1 - 1। क्लियर है? तो वो तो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, साइज सबसे ज्यादा किसका है, I- का, तो इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी घट गई, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इसकी। इसी तरीके से देखें Na2O, NaF, राइट डाउन, NaF, MgF2, AlF3। AlF3 इज एन आयनिक कंपाउंड, रिमेंबर इट, अभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाने वाले हैं बस 1-2 लेक्चर्स के बाद ही। आज ये ऑलमोस्ट लास्ट है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी के बारे में डिस्कशन करना है, उसके बाद से वी विल मूव टू केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। NaF, MgF2, Na+, F-, Mg2+, F-, Al3+, F-, 1:1, 2:1, 3:1, चार्ज फैक्टर इज डोमिनेटिंग, और Al3+ का साइज भी छोटा है, तो यहाँ पे इंटरआयनिक डिस्टेंस भी सबसे ज्यादा कम यहीं पे है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, और चार्ज फैक्टर भी इसी को सपोर्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2O, MgO, Al2O3, definitely Na+O2-, Mg2+O2-, Al3+O2-, Mg2+ और Al3+ में साइज सबसे छोटा इसका, तो इंटरआयनिक डिस्टेंस कम तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, और चार्ज फैक्टर से भी देखें तो 1:2, 2 × 2 = 4, 3 × 6, तो इसका ज्यादा, इसका Al2O3 की लैटिस एनर्जी ज्यादा। क्लियर है? चार्ज फैक्टर से भी और साइज फैक्टर से भी। क्लियर है? नेक्स्ट, Al2O3 और Mg3N2, वेरी नाइस। Al3+O2-, Mg2+N3-, 3 × 6, 3 × 6, चार्ज इज कांस्टेंट। अब बात करते हैं साइज पे, साइज इसका बड़ा है, इन दोनों में O2- और N3- में साइज की बात करें तो इसका ज्यादा है, और अगर हम इसकी बात करें Al3+ में और Mg2+ में तो साइज इसका ज्यादा है, मतलब Mg2+ का भी साइज ज्यादा है, N3- का भी साइज ज्यादा, तो इंटरआयनिक डिस्टेंस ज्यादा, तो इसकी लैटिस एनर्जी कम, इसकी लैटिस एनर्जी कम, इसकी लैटिस एनर्जी कम, Al2O3 की लैटिस एनर्जी ज्यादा, Al2O3 की लैटिस एनर्जी ज्यादा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, Na2O, K2O, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, सीजियम, Li2O, ठीक है, प्लस Li+O2- सेम है, Na+O2-,
1 into 2 1 into 2 2 तो सब में सेम हो गया, चार्जन कैटायन चार्जन एनायन। इंटरआयनिक डिस्टेंस देखें, इंटरआयनिक डिस्टेंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है। इंटरआयनिक डिस्टेंस बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, तो Li2O की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। दैट्स इट अबाउट लैटिस एनर्जी, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है, बाय बॉर्न हेबर साइकिल। और बॉर्न हेबर साइकिल किस पे बेस्ड है, बॉर्न हेबर साइकिल का नाम तो बेस्ड है तो साइंटिस्ट पे, बट बॉर्न हेबर साइकिल किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, हेस लॉ पे। किस लॉ पे बेस्ड है, हेस लॉ पे। क्लियर है, तो हमें सिर्फ वही कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हमें बस इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर है, तो देखें, अच्छा, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लैटिस अच्छा बना है। जो 3D अरेंजमेंट था एटम्स का, आयंस का, आयनिक सॉलिड में आयंस का, ठीक है, तो जो 3D अरेंजमेंट बना है आयंस का, जो हेल्ड आपस में किससे जुड़े हुए बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो बहुत ज्यादा है, तो लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसे ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मतलब उसे ब्रेक करना डिफिकल्ट, आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लैटिस है। हाई लैटिस एनर्जी मींस क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, या वो लैटिस क्या है, स्टेबल है, पहली बात। क्लियर है, अच्छा, स्ट्रॉन्ग लैटिस है तो डेफिनेटली अभी हम आगे सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, तो उसमें कंसेप्ट आता है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अगर जिसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, तो हम ये कहते हैं कि वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी के लिए हमें आयनिक कंपाउंड को, अगर आयनिक कंपाउंड को हम पानी में डाल रहे हैं, NaCl को पानी में डाल रहे हैं, तो Na+ और Cl- में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो एनर्जी दी हमने, और वो हाइड्रेट होंगे अलग अलग, Na+ अलग, Cl- अलग, हाइड्रेट होंगे अलग अलग, हाइड्रेट। वहां पे कैटायन एनायन की हाइड्रेशन एनर्जी हमने अलग अलग देखी थी, Na+ और Cl- की। यहां पे हम लैटिस एनर्जी दोनों के इंटरआयनिक डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, R0 लिखते हैं नीचे। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखें कि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उसकी सॉल्युबिलिटी, जरूरी नहीं कि हाइड्रेशन एनर्जी उसे कंपनसेट कर सके, उसके आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी उसे कंपनसेट कर सके। जैसे Na+ गैशियस और Cl- गैशियस जब पानी में जाएंगे तो उनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, वो जरूरी नहीं कि उस लैटिस एनर्जी को क्या कर सके, कंपनसेट कर सके। तो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी लो होगी डेफिनेटली, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि उस सॉलिड को आपको मेल्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना, तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होने पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई मिलेंगे, सॉल्युबिलिटी कम मिलेगी, और वो कंपाउंड बहुत ही स्टेबल मिलेगा। क्लियर है, नेक्स्ट बॉन्ड हेबर साइकिल। बॉन्ड हेबर साइकिल आपको क्या बताता है, visible to you? Yes, बॉन्ड हेबर साइकिल। बॉन्ड हेबर साइकिल आपको बताता है बेटा, हम लैटिस एनर्जी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिल हम लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं। सो लैटिस एंथैल्पी कैन बी मेजर्ड, लैटिस एंथैल्पी कैन बी मेजर्ड बाय दिस साइकिल। क्लियर है, अब ये साइकिल आप किस पे बेस्ड है, दिस साइकिल इज बेस्ड ऑन हेस लॉ। अब हेस लॉ क्या कहता है, पहले वो पढ़ लेते हैं। क्लियर, हेस लॉ क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम बताते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल के थ्रू कि कैसे लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट की गई। देखिए, CO2 कैलकुलेट, CO2 कार्बन सॉलिड, और कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट में मिलता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है गैसियस स्टेट में, तो हमने CO2 बना लिया। क्लियर है, तो CO2 बनाने का तरीका, एक तरीका ये है, व्हाट इज द एंथैल्पी इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस, डेल्टा H1 सपोज टू बी। अनदर वन दैट सी सॉलिड, मैंने O2 दी लिमिटेड अमाउंट में, तो मुझे क्या मिला, CO गैसियस। इसके लिए जो एंथैल्पी इन्वॉल्वड है वो डेल्टा H2 है। क्लियर है, और is it visible? Yes, it's visible. और CO गैशियस, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, CO गैशियस प्लस हाफ O2 गैशियस लिमिटेड लेंगे,
what is the enthalpy involved in this process? CO2 gaseous. Clear? समझ आया यहां तक? क्लियर है? अब फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, एडिंग सेकंड एंड थर्ड, what we will get that C solid plus O2 gaseous gives CO2 gaseous. इसका मतलब डेल्टा H1 is nothing but डेल्टा H2 plus डेल्टा H3. डेल्टा H1 is nothing but summation of डेल्टा H2 plus डेल्टा H3. Is it clear? समझ में आया? तो मतलब आप रिएक्शन को एक सिंगल स्टेप में ले जाओ, CO2 बनाना है आपको ले देके, या आप उसे मल्टीपल स्टेप्स में ले जाओ, एंथैल्पी जो इन्वॉल्व होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व होगी विल रिमेन द सेम. व्हाट इज एंथैल्पी चेंज? दैट इज हीट ईदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस. ठीक है, नेट हीट कंटेंट इज एंथैल्पी. तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई और कितनी हीट इवॉल्व हुई एक सिस्टम में वो सेम ही रहेगी, चाहे आप रिएक्शन को एक सिंगल स्टेप में ले जाओ या आप रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में ले जाओ, या तो आप फर्स्ट में ले गए या सेकेंड थर्ड, मल्टीपल स्टेप्स में आपने वही प्रोडक्ट, आपने रिएक्टेंट्स वही है ना, ठीक है, उन रिएक्टेंट्स का अमाउंट डिफर करके आपने जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम है. तो आप रिएक्शन को एक सिंगल स्टेप में ले जाओ या रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में ले जाओ, हेस लॉ कहता है कि रिएक्शन इज इन सिंगल स्टेप और रिएक्शन इज इन मल्टीपल स्टेप, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड रिमेन्स द सेम इन बोथ द कंसेप्ट्स. मतलब हमें ए से डी जाना है, हमें ए से डी जाना है, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H1 है. बट ए से डी में थ्रू बी थ्रू सी जाऊं तो भी जो हीट इवॉल्व होगी वो सेम होगी. अगर मैं डेल्टा H2 यहाँ पे हीट इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे डेल्टा H3 होगी, यहाँ पे डेल्टा H4 होगी, तो डेल्टा H1 इज नथिंग बट डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4. मतलब ए से डी पहुंचने पर, क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, तो जो चेंज इन एंथैल्पी जो है, चेंज इन एंथैल्पी जो है ए से डी में, वो आप एक स्टेप में ले जाओ या आप मल्टीपल स्टेप्स में ले जाओ, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड सेम होगी. दैट इज हेस लॉ. क्लियर है? तो डेल्टा H1 किसके बराबर होगा? H2 प्लस H3 प्लस H4. अब इसका यूज हम बॉन्ड हेबर साइकिल में कैसे करेंगे वो देखें. के Cl सॉलिड बनाना है हमें सपोज टू बी. क्लियर है? इनिशियल हमने क्या लिया, के किस में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में. Cl2 किस में? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पोटेशियम और क्लोरीन. पोटेशियम एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड फॉर्म और क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2 गैसियस में. तो ये क्या हुआ? ये हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl. आपने एक सिंगल स्टेप में KCl बना दिया, आपने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में लिया, के सॉलिड में Cl2 गैसियस में, तो आपको जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आया KCl का वो एक सिंगल स्टेप में आ गया. या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप पहले के सॉलिड से क्या गैसियस बनाओगे, फिर के प्लस गैसियस बनाओगे, और Cl2 से Cl गैसियस बनाओगे, Cl माइनस गैसियस बनाओगे. या तो आप ये करोगे, क्योंकि K प्लस और Cl माइनस गैसेस को पास पास लाएंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तब भी एनर्जी जो रिलीज होगी उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं. तो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन एनर्जी. क्लियर है? सब्लिमेशन एनर्जी बोले यहाँ पे इस केस के लिए, एटोमाइजेशन एनर्जी बोले, बात एक ही है. क्लियर है? ये क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी. पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, इसे क्या कहेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, हाफ क्यों ले रही हूं? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मोल के हिसाब से. Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब है मुझे 2 मोल्स मिलेंगे क्लोरीन गैस की, मुझे 1 ही मोल चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दूंगी. अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, अब मुझे इन दोनों को पास पास में लाई तो मुझे क्या रिलीज होगी? लैटिस एनर्जी. U इज लैटिस एनर्जी इन स्टैंडर्ड, लैटिस एंथैल्पी इन स्टैंडर्ड स्टेट. डेफिनेटली यहाँ पे रिलीज होगी, ये नेगेटिव में आएगी, डेफिनेटली ये भी नेगेटिव में आएगी, ये पॉजिटिव में आएगी. सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव होती है. तो डेल्टा HF नॉट, या आप सिंगल स्टेप में ले जाओ या आप इतने सारे काम करो, तो डेल्टा सब्लिमेशन H नॉट प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस डेल्टा डिसोसिएशन H नॉट बाई 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा UH नॉट. अब इसमें ध्यान दें, ये एब्जॉर्ब
ये एब्जॉर्ब्ड, ये एब्जॉर्ब्ड, ये तीनों एब्जॉर्ब्ड, बाकी दोनों रिलीज। डेफिनेटली रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए देन एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से, तो डेल्टा एच एफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, केसीएल सॉलिड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेबिलिटी किससे दिखी जाती है, डेल्टा एच और डेल्टा जी से। तो डेल्टा एच एफ शुड बी नेगेटिव। क्लियर है? उसका फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, मतलब इसकी एनर्जी रिलीज मतलब खुद क्या है, स्टेबल। तो केसीएल सॉलिड क्या है, स्टेबल कंपाउंड। कभी तब कब बनेगा जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। एक और का बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है, सब्लिमेशन एंथैल्पी पता है, आयनाइजेशन एनर्जी पता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? वो हमें हाफ चाहिए क्योंकि पर मोल के लिए डिसाइड होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता है तो हम डेफिनेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नेगेटिव है और लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव होगी। नेगेटिव ही आएगी बॉन्ड नेबर साइकिल में, क्योंकि कैटायन एनायन पास पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज ही होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जरूरी नहीं है कि हर बार नेगेटिव हो। अगर सपोज टू बी हमें K2O बनाना होता, यहीं पे देखते हैं MgO K2O, जस्ट अ मिनट। अगर हमें MgO बनाना है, या MgO ही बनाते हैं, K2O की अभी बात करते हैं। क्लियर है? तो मैग्नीशियम सॉलिड से बनेगा, O2 गैशियस से बनेगा। क्लियर है? सिंगल सिंगल चाहिए तो सबसे पहले तो सब्लिमेशन एनर्जी दे दो, तो Mg गैशियस बन गया। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 दे दो, तो मैग्नीशियम 2 प्लस गैशियस दे दो। ठीक है, यहां पे हमें सिंगल ऑक्सीजन चाहिए तो डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी आपको भाई, O गैशियस, और हमें एक सिंगल ऑक्सीजन चाहिए और O2 में डबल बॉन्ड होती है। क्लियर है? तो उसकी बॉन्ड एनर्जी को तोड़ना है। बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी कितनी है O2 गैशियस की, और उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कराए, तब जाके O2 माइनस गैशियस बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 और 2 दोनों दी। डेफिनेटली इन दोनों का समेशन ग्रेटर देन 0 आता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली नेगेटिव होती है एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, और बेरिलियम और नाइट्रोजन को छोड़ दो, बाकी सबके लिए नेगेटिव होती है एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज हुई है इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव और समेशन ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बस ये दोनों जब पास पास आएंगे तो जो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी वो नेगेटिव होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे डेल्टा, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ही सही। क्लियर है? कैसे भी लिख लें। क्लियर है? ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे ये कितना होगा, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 and 2 प्लस डेल्टा डिसोसिएशन H0/2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 and 2 प्लस डेल्टा U H0। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन आयनाइजेशन एनर्जी 1 and 2 एब्जॉर्ब्ड, ये भी एब्जॉर्ब्ड, ये भी एब्जॉर्ब्ड, सिर्फ ये नेगेटिव आएगा। तो जैसे ही आपका ये जो एनायन है, ये एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज है इस पे, मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, ये सब के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगी। तो सिर्फ डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगा सिर्फ और सिर्फ लैटिस एंथैल्पी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ लैटिस एंथैल्पी की वजह से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसी तरीके से MgO बन गया, MgF2 बना के देख लो। MgF2 में 2F चाहिए, तो ये MgF2 की अगर हम बात करें, बस वो लास्ट ले लेते हैं, और इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे बेटा बहुत अच्छे से। अब MgF2 सॉलिड, Mg सॉलिड इसमें एग्जिस्ट करता है और F2 स्टैंडर्ड स्टेट में गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो सब्लिमेशन एनर्जी दी आपने तो mg गैशियस। थर्मोकेमिस्ट्री आनी चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी, बॉन्ड नेबर साइकिल, ये सब हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये सब कुछ थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। क्लियर है? स्टैंडर्ड स्टेट में इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? 0 होती है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की। क्लियर है? अब कौन कौन से होते हैं? जैसे एस सल्फर रोम्बिक स्टेट में होता है तो वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन H2 गैस में होता है, ऑक्सीजन O2 गैस में होता है, F2 गैसेस में होती है, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे किस में होता है? लिक्विड में होता है, I2 किस में होता है? सॉलिड में होता है। क्लियर है? तो वो स्टैंडर्ड स्टेट आपको नहीं पढ़ा है तो थर्मोकेमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना। क्लियर है? इसी तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो Mg2 प्लस गैशियस। क्लियर है? अब मुझे 2F चाहिए तो मुझे यहाँ पे पूरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, पूरी पर, क्योंकि मुझे 2F चाहिए, मतलब मुझे बॉन्ड एनर्जी पूरी पर मोल के लिए अप्लाई करनी है, हाफ नहीं करनी। और यहाँ पे मुझे डेल्टा EgH1 ट्वाइस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पर मोल के लिए जितना यूज कर रहे हो मुझे 2 मोल के लिए यूज करना पड़ेगा, डेफिनेटली यहाँ बन जाएगा। क्लियर है? तो सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 and 2, डिसोसिएशन फुल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, एंड 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे ये भी नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव है, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप 2 फ्लोरीन के लिए यूज करोगे। आप क्या करो, इस F2 को जैसे एक F के लिए और ऐसे एक और F2, हाफ F2 ऐसे बना लो, हाफ F2, तो आपको समझ आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 मोल्स के लिए। क्लियर है? 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन के लिए, एटम के लिए। That's it for today. We'll start with oxidation state and covalency in next class. Thank you.